हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स इजी थिंग्स हार्ड एंड हार्ड थिंग्स हार्डर। यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को टालने की आदत, कि अभी नहीं बाद में कर लूँगा, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। इससे क्या होता है, जो आसान चीज़ थी वो तो टफ हो जाएगी, जो टफ चीज़ थी जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, अब उसके लिए आपको टाइम नहीं बचा उसको करने के लिए, अब वो क्या हो जाएगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी करना, राइट, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। तो कभी भी काम को टाले ना, जैसे ही आपके पास आया है, जो आपके पास टाइम अवेलेबल है उसमें आप पढ़ाई कर लो, उसमें जो आपको टाइम मिल रहा है आप उसी में वो चीज़ निपटा दो, ताकि बिकॉज यू नेवर नो आने वाले पल में आपके पास उतना टाइम होगा या नहीं होगा। ओके, डॉक्टर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड वाइल दे आर वर्किंग विद पेशेंट्स। यानी कि डॉक्टर्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए जब वो पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हो। Medical science is so advanced today, it has extended longevity and enhanced quality of life in ways thought impossible in the past। बोल रहे हैं कि मेडिकल साइंस जो है वो इतनी एडवांस हो चुकी है आज की डेट में कि इसने इंसान की जीने की दर जो है, मतलब कितने लंबा ड्यूरेशन तक इंसान जी सकता है, उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी उसने इन्हांस करा है, इम्प्रूव करा है ऐसी वेज में जो कि पहले हमारे लिए इम्पॉसिबल हुआ करती थी, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कभी किसी ने सोचा था कि इंसान चीर फाड़ करके शरीर के अंग निकाल सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे अंगों से, किडनीज जिसकी खराब होगी उसको दूसरे की किडनी दी जा सकती है। अगर पुराने ज़माने में राजा महाराजों के ज़माने में इस बारे में कोई बोलता भी तो शायद उसका गला काट दिया जाता है, कुछ भी उसके साथ में, या उसको पागल समझा जाता कि यार तुम क्या बात करो, इंसान का शरीर अगर फाड़ देंगे तो वो जिंदा बचेगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज उसने लेकर आई हैं। आज की डेट में सर्जरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें एक छोटा सा कट लगा के ही आपके शरीर के अंदर, वो नर्व्स के अंदर तक जाके कोई भी ब्लॉकेज है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में पहले सोचा नहीं गया था। एंड येट लाइफ मस्ट एंड इन डेथ। अब हमने इतनी एडवांसमेंट कर ली है, लेकिन फिर भी जिंदगी का अंत क्या है? मृत्यु। ठीक है, अब ये जीवन और मृत्यु दोनों अटल सत्य हैं, जो व्यक्ति आया है वो जाएगा ही जाएगा, राइट। आप ये जरूर कर सकते हो कि आपकी उम्र, आप जैसे 40 में आपको सपोज करो हार्ट अटैक आ गया, फर्स्ट माइनर हार्ट अटैक आ गया, स्टंट वगैरह पड़े, या आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, उसकी वजह से आप 40 की बजाय, जो आप 40 में हो सकता था, उम्मीद थी, मतलब लोगों को ये लग रहा था कि आप नहीं जी पाएंगे इससे ज़्यादा, अब आप 75 पर आकर भी आप जीवित हैं। ठीक है, तो आपने अपने आप को अपनी उम्र को एक्सटेंड कर लिया, किस तरीके से? कुछ चेंजेस करके या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके। बट मरना तो है ना एक न एक, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक हार्ट अटैक झेल लिया, अब आप कभी अब आप अमृत हो गए, मतलब अमर हो गए, अब आप मरेंगे नहीं, राइट। फॉर दोज who lose someone dear to them, there is anger, disbelief and lack of acceptance। बोल रहे हैं वो लोग जिनका कोई अपना करीबी कोई खत्म हो जाता है, पास अवे हो जाता है, तो उन लोगों के दिल में गुस्सा भी होता है, अविश्वास होता है, या फिर एक्सेप्ट नहीं करने का एक वो होता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे तो मैं मान ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति मेरे को छोड़ के जा सकता है, राइट। एंड दिस is sometimes unleashed on the hospital। और ये जो अंदर गुस्सा, डिसबिलीफ, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ें जो है, ये इमोशंस जो हैं, ये कई बार हॉस्पिटल्स के ऊपर उतर जाते हैं। मतलब वो अपना गुस्सा, आक्रोश सारा हॉस्पिटल के ऊपर उतार देते हैं, या फिर डॉक्टर्स या फिर नर्सेस के ऊपर। This is why Kerala's move to amend the Kerala Healthcare Service Persons and Healthcare Service Institutions Prevention of Violence and Damage to Property Act। अब केरला ने, देखो अभी हम देख रहे हैं बहुत अलग अलग स्टेट्स जो हैं अलग अलग तरीके के हेल्थ के मतलब बिल्स लेकर आ रहे हैं। राजस्थान ने भी हेल्थ केयर में एक बिल लेकर आया जिसमें सबको एक राइट टू हेल्थ जो है वो सबका अधिकार है, राइट। और अब केरला ने एक और लेकर आया है बिल जिसमें वो कह रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको प्रिवेंट करना है किसी भी वायलेंस से, किसी भी डैमेज टू प्रॉपर्टी या पर्सन से। ठीक है, इसके बारे में एक एक्ट बना दिया गया।
to fortify defenses against attacks on the healthcare institutions and workers is not only welcome but is also essential intervention. बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट बनाया गया ये क्या है, ये कोई भी अटैक होगा अगर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस पे या वर्कर्स के ऊपर, तो उसको उनकी डिफेंस सिस्टम को फोर्टिफाई. अब फोर्ट आप बताओ, फोर्ट क्या होता है? किला होता है. किला कितना मजबूत होता है, उसके अंदर भेदना, उसके अंदर जाना पहले जमाने के जैसे आक्रमणकारी होते थे उनके लिए कितना मुश्किल होता था. फोर्टिफाई मतलब मजबूती देना उसको, उनके डिफेंस सिस्टम को वो और मजबूती देगा ये एक्ट. ठीक है. और इसीलिए ये जो एक्ट है ना ही स्वागत करने योग्य है, बल्कि केवल स्वागत करने योग्य नहीं, बल्कि ये बहुत ही जरूरी भी है. ये जो एक्ट लाया गया, ये जो इंटरवेंशन किया गया, ये बहुत जरूरी भी है. द डेथ ऑफ अ यंग हाउस सर्जन वंदना दास एट द हैंड्स ऑफ एन inebriated patient during a routine medical examination in Kerala has not only shocked the community. बोल रहे हैं एक हाउस सर्जन है जो मतलब वहाँ पे जैसे रात के टाइम पे किसी ना किसी की ड्यूटी लगाई होती है ना, या जो वहाँ पे रह के उस टाइम पे ड्यूटी दे रहे हैं कि अभी आपका टाइम है, नाइट ड्यूटी आपकी लगेगी, कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो आपने हैंडल करना है. तो एक हाउस सर्जन थे जिनका नाम है वंदना दास. ठीक है. इनकी डेथ हो गई. कैसे हुई कि एक इनएब्रिएटेड यानी कि नशे की हालत में, हो सकता है वो नशा उनने ड्रिंक्स वगैरह लेकर किया हो, या फिर ये हो सकता है कि वो किसी मेडिसिन के नशे में हो. ठीक है. तो वो पेशेंट जो है वो किसी तरीके के नशे में, किसी तरह के इन्फ्लुएंस में थे और उन्होंने वंदना दास की हत्या कर दी. ठीक है. और वंदना दास की हत्या कब हुई? जब वो रूटीन चेकअप, अपना रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे अपने हॉस्पिटल में, अपने डिपार्टमेंट में, जो भी उनके पास वार्ड असाइंड था उसमें वो रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन करते, और तब उस पेशेंट ने उनके ऊपर अटैक किया और उनकी डेथ हो गई. ठीक है. तो बोल रहे हैं ये कहाँ हुई? केरला में हुई. तो इससे ना सिर्फ ये हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं, स्टाफ जो भी है, ये सब ना केवल शॉक में है, बट also has also revived fear among healthcare workers about their own safety. ना सिर्फ शॉक में है, बल्कि अब जो आपको याद है कोरोना टाइम पे इन हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर कितने ज्यादा अटैक्स हो रहे थे, लोग कितने डरे हुए थे, ये लोग इतना ज्यादा, पहली बात तो इतनी अपनी जान को रिस्क में लेके, अपनी फैमिलीज की लाइफ्स को रिस्क में लेके ये लोग इतना हम लोगों की मदद कर रहे थे, एंड देन उनके ऊपर अटैक किए जा रहे थे, तो उनकी जान जोखिम में थी. सेम कंडीशन अब हो गई है कि अब वो लोगों को फिर से डर और चिंता आ गया है कि हमारी अपनी सेफ्टी कहाँ है. अगर हम किसी की जान बचाने जा रहे हैं तो हमारी जान की कोई गारंटी नहीं है. मतलब अगर वो व्यक्ति नहीं रह पाते किसी भी कारणवश, तो क्या हमारे ऊपर उसका आक्रमण किया जाएगा? मतलब अगर हमारा पेशेंट नहीं रहा तो क्या हमें भी जीने का अधिकार नहीं है? डॉक्टर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री. अब डॉक्टर्स ने पूरे देश भर में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे, condemning this act and urging authorities to ensure protection. कि इस एक्ट की निंदा करते हुए, घोर निंदा करते हुए, और अथॉरिटीज को अर्ज करते हुए, अथॉरिटी से गुहार लगाते हुए कि हमारी प्रोटेक्शन सुनिश्चित करो. ठीक है. कुछ ना कुछ ऐसा कानून लाया जाए जिसके तहत हमारे को भी प्रोटेक्शन मिले. While this particular incident might have been an outlier in terms of how it occurred. बोल रहे हैं कि अगर हम केवल इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की बात करें, ये वंदना दास की हत्या की बात करें, तो ये हो सकता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कुछ अलग घटनाक्रम के तहत या अलग कारणों से हुआ हो सकता है. वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस में था, उसको पता नहीं चल रहा था वो क्या कर रहा है, या कुछ भी XYZ हो सकता है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी. बट recent history in country is replete with instances of coordinated assaults on healthcare workers. लेकिन अभी recent का अगर हम हाल फिलहाल का इतिहास देखें अपने देश का, तो ये भरा पड़ा है, replete मतलब भरा पड़ा है ऐसे instances से जब हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर बहुत कोऑर्डिनेटेड किस्म से असॉल्ट हुए. कोऑर्डिनेटेड मतलब सोची समझी साजिश के तहत उनके ऊपर असॉल्ट हुए. और ये आपको याद होगा कोरोना टाइम की मैंने आपको भी बात करी थी. कोरोना टाइम पे काफी ज्यादा ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे कि हेल्थ केयर वर्कर्स किसी जगह पे जा रहे हैं उनके सैंपल्स लेने के लिए लोगों के, और लोग मिलजुल के पत्थरबाजी कर रहे हैं, घेर के उनको मार रहे हैं, उनका सामान उठा के फेंक रहे हैं. ठीक है. ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई थी.
तो ये उन्हीं असॉल्ट्स की तरफ इशारा करते हुए बता रहे हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो भी उसके परिजन जो हैं या उनके साथ में जो अटेंडीज आए हैं वो भी उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कई जगहों पे हमने देखा है तोड़फोड़ करते हुए लोगों को। तो assaults on healthcare workers by irate patients or their attendees disappointed with health outcomes, यानी कि जो पेशेंट्स वहाँ पे भर्ती हैं, इरिटेट हो चुके हैं उनके द्वारा, या फिर जो अटेंडेंट्स उनके साथ आए हैं, उनके परिजन, उनके दोस्त, जो कोई भी आए हैं, अगर वो आपके हेल्थ केयर आउटकम से खुश नहीं है तो वो भी क्या बोलते हैं आपके ऊपर असॉल्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स के ऊपर असॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने में मिली हैं। The warriors in the hospitals, unlike those battling on enemy lines, do not sign up for assault in the line of duty. अब ये जो वॉरियर्स हैं, हमने कोरोना वॉरियर्स इनको नाम दिया था उस टाइम पे, हालांकि इससे पहले शायद हम इनको वॉरियर्स नहीं बुलाते थे, लेकिन जब कोरोना आया उस टाइम के बाद से हम इनको भी वॉरियर्स बुला रहे हैं। तो ये जो वॉरियर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो ये देश प्रेमी या देशभक्त या वॉरियर्स जो भी कहा जाए, ये जो हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं, ये उनकी तरह नहीं है जो सरहदों पे काम कर रहे हैं। जो सरहदों पे काम कर रहे हैं ना वॉरियर्स, उनको पता है कि उन्होंने किस चीज के अंदर अपना कदम रखा है, उनको पता है कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें कदम कदम पे मौत का खतरा है। लेकिन ये जो वॉरियर्स हैं जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, इन्होंने ये ड्यूटी इसलिए नहीं ज्वाइन करी क्योंकि उनको पता है कि हर कदम पे उनके ऊपर कभी भी आक्रमण हो सकता है। ठीक है, उन्होंने असॉल्ट सहने के लिए ये लाइन ऑफ ड्यूटी नहीं चुनी। ठीक है, उनने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं साइन करा कि भाई हम हमारे ऊपर पेशेंट्स के परिजन आक्रमण करें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं लोग, जो सरहद पे हमारे देशभक्त खड़े हैं, उनके पास में उनका जो ये जॉब प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल ही ऐसा है कि वहाँ पे असॉल्ट होना, वहाँ पे उनकी जान जोखिम में जाना एक बहुत ही इस फील्ड की एक बॉटम लाइन है कि हाँ ये हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस थिंग। ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल्स के लिए तो ये चीज़ लागू नहीं होती, डॉक्टर्स के लिए तो ये चीज़ लागू नहीं होती, राइट। It is the duty of the state and the community to protect them and ensure they are shielded from assault and abuse, verbal and physical। बोल रहे हैं तो ये अब हमारी सरकार की और हमारे कम्युनिटी की, यानी कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों की रक्षा करें, इनको प्रोटेक्ट करें किसी भी असॉल्ट या किसी भी अब्यूज से, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो फिजिकल हो। ठीक है, यानी जुबानी अगर कोई असॉल्ट कर रहा है तो हमें उससे भी इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमने कई बार देखा होगा कोई पेशेंट्स हैं वो ऊंचा अवा तवा बोलने लग पड़ते हैं, ऊंची आवाज में बोलने लग पड़ते हैं डॉक्टर्स को कि आप तो फर्जी हैं, ये है वो है। भाई अगर फर्जी हैं तो आप क्यों आए हैं इनके पास? आप मत जाइए। आपको अगर लगता है कि आपका इलाज घर बैठ के हो सकता है तो आप डॉक्टर के पास क्यों आए हैं, राइट। तो वहां पे खड़े जो लोग होते हैं वो कुछ नहीं बोल रहे होते, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं, जबकि उन्होंने भी बाद में उसी डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन वो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। तो इस चीज को हमने रोकना है, हमने उनके प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, द केरला अमेंडमेंट इज प्रोग्रेसिव इन दैट it proposes to bring verbal abuse and violent acts causing simple and grievous hurt under the purview of fact। बोल रहे हैं ये जो केरला का अमेंडमेंट आया है ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही आगे बढ़कर ये इन्होंने सोचा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसके बाद इसमें ये प्रपोज किया है कि वर्बल अब्यूज हो चाहे वायलेंट एक्ट हो, ठीक है, जिसमें चाहे छोटी हानि हो चाहे बहुत ही मेजर कोई हानि हो, ठीक है, हर्ट हो किसी को या नुकसान हो प्रॉपर्टी का, ये सारे के सारे इस कानून के दायरे के अंदर आएंगे। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये तो माइनर सी घटना थी, इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान के कानून में ज्यादातर जगहों पे है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को या बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव क्रिमिनल कोई एक्ट हुआ हो उसको बहुत ही कठोर सजा दी जाती है, बाकियों को थोड़ी लीनियंट सजा दी जाती है। बट इसमें ये कहा गया है कि चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, देखो यार आपने किसी डॉक्टर को अब्यूज करा, ठीक है, उसके पेशेंट्स बेशक वहां पे 50 पेशेंट्स खड़े थे, वो 50 के 50 वहीं रहे, नहीं गए, बट मेंटली हो सकता है उसको टॉर्चर फील हुआ हो, मेंटली हो सकता है वो उस टाइम पे इतना स्टेबल नहीं हुआ कि वो उन 50 पेशेंट्स को आगे डील कर सके या देख सके, राइट। तो चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे इतना बड़ा नुकसान हो कि किसी को फिजिकल हर्ट हुआ है या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, हर चीज इस एक्ट के दायरे में आएगी। एनहांस्ड जेल टर्म्स up to 3 years and a hefty fine
up to 50,000 rupees for those found guilty are also being prescribed। अब इसमें बहुत मतलब बढ़ा के जेल टर्म, मतलब जेल की जो सज़ा है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब कितनी कर दी है? 3 साल तक की कर दी है। और फाइन जो है वो भी काफ़ी हेफ्टी, मतलब काफ़ी वजनदार फाइन है। कितना है? अप टू ₹50,000 उन लोगों के लिए जो गिल्टी पाए जाएंगे इसमें, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब किया गया है। The government has proposed time-bound speedy disposal of such cases besides designating one court in each district as a special court to deal with these cases। बोल रहे हैं कि सरकार ने ये भी बोला है कि इस तरह के केसेस की जो निपटारा है, सोल्यूशन है, फैसला है, वो जल्द होगा, यानी कि टाइम बाउंड स्पीडी तरीके में होगा कि अगर प्रॉपर्टी डैमेज का केस है तो 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट को निपटाना ही है। अगर किसी को पर्सनल किसी व्यक्ति को डैमेज हुआ है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर केस निपटाना ही निपटाना है। जांच कमेटी को 3 महीने के अंदर सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि टाइम बाउंड स्पीडी डिस्पोजल होगा। और सेकेंड चीज ये है कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कि इस तरीके के केसेस को डील करेगा, ठीक है। तो कितना बड़ा कदम है ये, खुद सोचो आप, सरकार ने कितना बड़ा फैसला लिया है केरला की। अदर स्टेट्स need to consider interventions on similar lines too। बाकी स्टेट्स को भी बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को या बाकी स्टेट्स को भी इस तरीके की इंटरवेंशंस लेकर आने चाहिए, ठीक है। While the law itself need to be potent, its implementation should also promote deterrence, driving home the government's commitment towards seriously handling assault on healthcare workforce। बोल रहे हैं कि एक तो लॉ भी कठोर होना चाहिए, ठीक है, लॉ अपने आप में कठोर होना चाहिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि लोग ये काम करने से पीछे हटे, ठीक है, वो करना ही ना चाहे ये चीज, ठीक है। ड्राइविंग होम द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड सीरियसली हैंडलिंग असॉल्ट ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स, जिससे कि क्या होगा कि सरकार का जो कमिटमेंट है कि अगर हम हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर या हेल्थ केयर वर्कफोर्स के ऊपर इस तरीके का असॉल्ट होता है तो हम उनको बहुत ही सीरियसली हैंडल करेंगे, बहुत ही सीरियस उसके फैसले होंगे फिर आगे, ठीक है। ये लोगों के दिमाग में बात होनी चाहिए, मतलब एक किस्म का डर भी होना चाहिए, मॉरल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन उसका इस तरीके से होना चाहिए। सिंस sagacity is unlikely to prevail in emergency and critical situations, बोल रहे हैं कि हालांकि जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत कम हो जाती है जब इमरजेंसी या क्रिटिकल सिचुएशन के केसेस आ जाते हैं। तब अब जैसे एकदम इमरजेंसी केस आ गया तो उस टाइम पे बंदा पैनिक भी कर जाता है, कोई व्यक्ति है वो पैनिक भी कर जाता है। वो उस टाइम पे अपनी, जरूरी नहीं है कि पूरी सूझबूझ से कोई काम कर रहा है, ये जरूरी नहीं है पूरी अपना बुद्धिमानी लगा के वो काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक थॉट होगा कि इस व्यक्ति को बचाना है, ठीक है। दूसरा थॉट होगा उसके दिमाग से, हो सकता है कोई माइनर सी चीज की, इसका ब्लड प्रेशर हाई है या फिर इसको कोई एलर्जी नहीं है, ये चीज दिमाग से निकल गई, ठीक है, या ये चीज वो पूछना भूल गया जल्दबाजी में कि जल्दी इसको जान बचाएं, ठीक है। तो ये वो बता रहे हैं कि इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशंस में आप पूरी बुद्धिमानी से काम नहीं कर पाते, ये पता है हमें, ठीक है। इट विल बी प्रूडेंट टू इंश्योर दैट सम मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन सिक्योरिटी स्टाफ फॉर इंस्टेंस इज मेड अवेलेबल एट प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा इंश्योर करना कि कुछ तरीके का प्रोटेक्शन, जैसे कि सिक्योरिटी स्टाफ, मान लो कि सिक्योरिटी स्टाफ है वो हर पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल कराया जाए। अब हमें पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कईयों में सिक्योरिटी स्टाफ होता है, बट जो लोकल छोटे मोटे प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं उनमें नहीं होता, ठीक है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में तो सिक्योरिटी स्टाफ होता ही नहीं, देखा ही नहीं कभी, है ना। तो दोनों जगहों पे सिक्योरिटी स्टाफ का अरेंजमेंट होना चाहिए प्रॉपर। It is unfortunate that a young doctor's life was snuffed out even as it had hardly begun। बोल रहे हैं कि बड़ा ही दुखद है कि एक बहुत ही नौजवान यंग डॉक्टर की लाइफ इस तरीके से ले ली गई, जिंदगी उनकी छीन ली गई, जबकि उनकी जिंदगी की अभी बस शुरुआत भर हुई थी। बट it is very much in the hands of the states to ensure that no such sacrifices are demanded at the altar of patients' care anymore। बोल रहे लेकिन अब ये पूरा का पूरा सरकार के हाथ में है कि इस तरीके की और सैक्रिफाइसेस ना हो, ठीक है।
और सैक्रिफाइसेस ना हो किसके नाम पे, कि ऑल्टर ऑफ पेशेंट केयर, कि पेशेंट की केयर के नाम पे, कि ऑल्टर ऑफ पेशेंट केयर मतलब एट दी ऑल्टर, मतलब कि आप किसी के लिए किसी अच्छे काम के लिए सैक्रिफाइस करें। जैसे एक दिमाग में डाला जाता है ना कि आप पेशेंट की केयर करना तो आपका फर्ज है, तो बहुत सबाब का काम है, बहुत अच्छा काम है, आप भगवान के और नज़दीक हो जाएंगे, तो इसमें अगर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है तो कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके के सैक्रिफाइसेस हम हेल्थ केयर वर्कर्स से डिमांड करें, ठीक है। डेफिनेटली उनकी जान का या उनको फिजिकली किसी तरह का हर्ट तो हम डिमांड नहीं कर सकते ना, कि आप हमारी केयर कर रहे हैं तो आप ये सैक्रिफाइस करिए क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है, नहीं, ये नहीं कर सकते। ये था सारा का सारा पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट टू द केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सन्स एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। बोल रहे कि इस एक्ट को बनाने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य पर्पस क्या है। इसका पर्पस यही है कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें किसी भी तरीके के अब्यूज से अगेंस्ट, ठीक है। पहला देखते हैं, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस इन केरला, कि केरला में जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कम करना बिल्कुल गलत है। टू इंक्रीज द पेनाल्टीज फॉर पेशेंट्स हु आर डिससैटिस्फाइड विद देयर मेडिकल आउटकम्स, कि उन पेशेंट्स के लिए पेनाल्टीज का इंतजाम करना, पेनाल्टीज बढ़ा देना जो कि अपने मेडिकल आउटकम्स से सेटिस्फाइड नहीं है, ये भी बहुत गलत चीज़ है। मॉरल लेवल पर ही देखो ये कितनी गलत चीज़ है। टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रॉम बोथ वर्बल एंड फिजिकल असॉल्ट एंड लाइन ऑफ ड्यूटी। सही है ये कि हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को चाहे वर्बल चाहे फिजिकल अब्यूज हो उससे बचाना है, उनकी ड्यूटी के नाम पे हम उन्हें किसी भी तरीके का अब्यूज नहीं दे सकते। टू प्रमोट वर्बल अब्यूज एंड वायलेंट एक्ट्स अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, कि वर्बल अब्यूज को, वायलेंट एक्ट्स को बढ़ावा देना, हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट में इस तरीके के अब्यूजेस को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों हम अब्यूज करना चाहेंगे किसी को। सो केवल 3rd इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पहली स्टेटमेंट, the new amendment in Kerala does not include provisions for verbal abuse and violent acts causing simple and grievous hurt। बोल रहे हैं ये जो नया अमेंडमेंट आया है ना, ये जो अगर कोई वर्बल अब्यूज करता है या फिर वायलेंट अब्यूज करता है, चाहे वो सिंपल हो चाहे बहुत हार्श किस्म का हो, उसको इसके अंदर दायरे में नहीं डाला जा रहा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तो ये स्टेटमेंट तो नॉट ट्रू हो गई, राइट। सेकेंड देखते हैं, Kerala has amended its Healthcare Service Act to strengthen the protection against attacks on healthcare workers, कि अगर उनके हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में उनकी प्रोटेक्शन को और मजबूत करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। इसीलिए मजबूत करने के लिए बनाया गया, तो ये स्टेटमेंट तो होगी बिल्कुल करेक्ट। The death of Vandana Das, a house surgeon, was a result of an assault by a patient during medical examination। ये भी सही है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए थे उस पेशेंट की, और वो किसी तरीके के इन्फ्लुएंस में था और उसने उनके ऊपर अटैक करा और उनकी डेथ हो गई, ठीक है, करेक्ट है ये। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड time bound speedy disposal of the cases and a special court in each district to handle such cases। ये भी सही है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इसका टाइम बाउंड और स्पीडी डिस्पोजल होगा और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा जो इन तरह के केसेस को हैंडल करेगा। तो यानी कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सब जो है करेक्ट है। सो ओनली 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? कंडेमनेटरी है, यानी कि वो निंदा कर रहे हैं, जो भी एक्ट आया है उसकी निंदा कर रहे हैं राइटर? नहीं, राइटर उसकी निंदा नहीं कर रहे। इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट भी नहीं है। एडवोकेटिव, जो नया एक्ट आया है राइटर उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं या उसको अप्रूवल दे रहे हैं या उसके जरिए वो कुछ ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हैं कि हाँ ये अच्छा कदम है, तो जाहिर सी बात है एडवोकेटिव रहा पूरा का पूरा पैसेज। सरकास्टिक, सरकास्टिक मीन्स कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, एक सरकाजम के वे में देख रहे हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी एडवोकेटिव इज करेक्ट।
वॉट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, की हमारी मेडिकल साइंस कितनी एडवांस कर चुकी है, कितना एडवांस हो चुका है हमारे मेडिकल साइंस? नहीं। द नेसेसिटी ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, बिल्कुल सही। पूरा का पूरा पैसेज इसी बात के ऊपर जोर दे रहा है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसा उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करा इस ड्यूटी को अपनाते वक्त कि भाई हमारे आप पेशेंट को कुछ भी XYZ सिचुएशन हो गई तो आप हमारे ऊपर आक्रमण कर दो, या फिर आप हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हमारे ऊपर हमला कर दो, आओ जी हम बैठे इसीलिए, हमने तो साइन किया है ये कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द स्टेट ऑफ हेल्थ इन केरला, कि केरला में हेल्थ की क्या कंडीशन है, ये भी गलत है। द रोल ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में, समाज में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, क्या हमने इसके बारे में कोई डिस्कशन करा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ऑप्शन बी, द नेसेसिटी ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following best reflects a critical thinking approach to addressing the problem of assault on healthcare workers? बोल रहे हैं कि पैसेज के बेसिस पर कौन सी ऐसी चीज है जो कि क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच को बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है, कि यहाँ पे जी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से काम करी। ठीक है, या हमने इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का एक उदाहरण के तौर पे पेश करा। ठीक है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर जो असॉल्ट हुए उनमें से ये जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने के लिए कौन सी चीज जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है? इग्नोरिंग द इशू एज इट ओनली अकर्स इन हाई स्ट्रेस सिचुएशंस, बोल रहे हैं कि इस तरीके के इंस्टेंसेस को हम इग्नोर कर दें क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होगा तभी ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो क्या ये कोई जायज बात है? मेरे ऊपर स्ट्रेस है तो क्या मेरे को लायबिलिटी, मैं इस चीज के लिए खुला हो जाऊं, मतलब मेरे को इस चीज की आजादी मिल जाएगी कि मैं किसी के ऊपर भी जाके आक्रमण कर दूं और बाद में बोल दूं कि नहीं जी मैं तो स्ट्रेस में था इसलिए मैंने उनके ऊपर हमला कर दिया? दिस इज नॉट राइट ना। तो इस घटना को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा अगर मैंने स्ट्रेस में किसी के ऊपर हमला कर दिया तो। एक्सपेक्टिंग सैगेसिटी टू प्रिवेल इन इमरजेंसी सिचुएशन, कि अगर हम सूझबूझ समझदारी इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं तो ये क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच नहीं है, या ये क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच है। रिलाइंग सोली ऑन पोटेंट लॉज टू डिटर असॉल्ट्स, कि असॉल्ट्स को रोकने के लिए केवल और केवल पोटेंट लॉज के ऊपर यानी कि कड़े नियमों के ऊपर ही हम रिलाय करें। Ensuring the implementation of protective measures like security staffs in hospital, कि ये मेक श्योर किया जाए कि जो मतलब प्रोटेक्टिव मेजर्स हम अपनाएं कुछ, यानी कि बचाव के तरीके। ये नहीं कि घटना हो गई उसके बाद सर पिटने से क्या फायदा, पहले ही बचाव कर लो, राइट। कोविड की वैक्सीन पहले ही लगा लो, कोरोना होने के बाद तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। पोलियो की वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए हैं वो आपके, तो वो आप पहले ही पोलियो वैक्सीन लो, ड्रॉप्स जो भी आते हैं वो लिया करें, बचपन से बच्चों को दें, तभी आगे उनके लिए सिक्योरिटी होगी। तो वही ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाएं जैसे कि सिक्योरिटी स्टाफ का हर एक हॉस्पिटल में होना, तो हम ये हमारी समझदारी होगी, ठीक है, ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग हो गई। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What does idiom at the altar of means? अब इसका मैंने आपको जब हम पैसेज पढ़े थे मैंने तब भी बताया था, इसका मतलब होता है कि इस तरीके का सैक्रिफाइस देना, अपने आप को सफ़र करना क्योंकि कोई नोबल कॉज है। अब इसका मैं एग्जांपल ना मदर्स के तौर पे देती हूँ। कोई मदर है, अगर वो बीमार है, वो नहीं कर पा रही कुछ घर का काम या कुछ भी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये चीज़ ठूस ठूस के डाल दी गई हुई है कि नहीं, आप माँ हैं, आप महिला हैं, तो आपका काम है आप अपने आप के अपनी हेल्थ को दरकिनार करके अपने परिवार की देखभाल कीजिए, यही आपका पुण्य है, ठीक है। तो ये क्या हो गया उनके दिमाग में, उनको एट द ऑल्टर कर दिया, एट ऑल्टर पे रख दिया गया है कि भाई आपको सफ़र करना है क्योंकि आप किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ें नहीं है। आपकी हेल्थ खराब है, अगर मदर की हेल्थ खराब है तो फैमिली की हेल्थ कैसे ठीक रख पाएगी? तो इसलिए अभी हम देखते हैं कि कई सारी मदर्स हैं जो अपने लिए एक हाफ एन आवर का टाइम भी नहीं निकाल सकते अपने फिजिकल फिटनेस के लिए, जबकि हस्बैंड्स हैं वो जिम भी जा रहे हैं, वो स्पोर्ट्स खेलने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, वाइफ सारा दिन घर में बैठी हुई है, सारा दिन घर में काम कर रही है, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों का ख्याल, राइट। तो वो क्या है, उनने अपने आप को एट द ऑल्टर रख दिया है, ओके।
लिटरली परफॉर्मिंग अ सैक्रिफाइस एट अ रिलीजियस ऑल्टर, कि किसी की बलि देना, किसी रिलीजियस जगह पे, रिलीजियस ऑल्टर पे, किसी रिलीजियस ओकेशन पे किसी की बलि देना, ठीक है, वो इसका मतलब नहीं है। बीइंग एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स समवन और समथिंग, किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत करना, बहुत ज़्यादा उसको इज्जत की नज़र से देखना, ये भी नहीं है। मेकिंग अ सिग्निफिकेंट सैक्रिफाइस और सफरिंग अ ग्रेट लॉस फॉर द सेक ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, या कोई भी ऐसी भावना के लिए अपने तरफ से एक सैक्रिफाइस, एक सफ़र करना, किसी तरीके से सफ़र करना, जो कि मैंने आपको मदर्स का एग्जांपल दिया कि सारी मदर्स अपने आप में को सफ़र करवा रही होती हैं कि अगर मैं अच्छी माँ हूँ तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, अगर मैं एक अच्छी माँ हूँ तो मुझे सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, राइट। अगर मैं नहीं उठी तो मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। तो वो आपको एक तरीके से आपको ऑल्टर पे रख रहे हैं आप अपने आप को। बीइंग ओवरली डिवोटेड टू अ सर्टेन कॉज और बिलीफ, कि किसी एक कार्य के लिए, किसी एक विश्वास पे, किसी एक ख्याल पे, विचार पे आप ओवरली डिवोटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिवोटेड है। जैसे अगर आपको बोला जा रहा है कि आप 10 आवर्स, मतलब आप 6 आवर्स यहाँ पे काम कर लो, लेकिन आपको काम का इतना चस्का है, उस काम को मैं करने में मज़ा आ रहा है, इतना डिवोशन है कि आप 8 to 9 आवर्स अपने ऑफिस में ही डेडिकेट कर रहे हैं, घर जा ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये हो गया। सो यहाँ पे ऑप्शन सी, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट सैक्रिफाइस, ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर इरेट। इरेट मतलब क्या होता है? गुस्से में होना, फ्यूरियस होना, ठीक है, चिड़चिड़ा, इरिटेट होना। इरेट को आप आइडेंटिफाई मतलब याद करने का तरीका है, इरिटेट से बनता है इरेट, ठीक है। थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, सिमिलर लग रहा है, तो आप याद कर सकते हैं। इरिटेट मतलब भी गुस्सा होना, परेशान होना, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ जाना। और इरेट मतलब भी गुस्सा होना, परेशान होना, एंग्री हो जाना, ठीक है, फ्यूरियस हो जाना। तो अब हैप्पी, कोई व्यक्ति हैप्पी है तो वो इरेट तो नहीं होगा, इरेट तो हैप्पी का एंटोनिम है। कंटेंट, कंटेंट भी हैप्पी मतलब होता है कि हैप्पी या फिर बहुत ही पीसफुल वे में कोई व्यक्ति है। सिरेन, सिरेन मतलब भी बहुत काम, पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, बड़ा ही हैप्पी हैप्पी सा एनवायरनमेंट है। तो ये तो तीनों हो गए इसके एंटोनिम्स। तो ऑप्शन बी फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है इन एंगर, गुस्से में, ठीक है। तो फ्यूरियस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्टिफाई, मैंने आपको फोर्टिफाई का मीनिंग बताया था, मजबूत करना, ठीक है, स्ट्रेंथन करना, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना किसी चीज को। और अगर याद करने का तरीका देखना है तो आप फोर्ट, फोर्ट से आप एक महल देखो, किला देखो, ठीक है। वो कोई भी महल है राजा महाराजाओं के, उनके आसपास में चारों तरफ वो बाउंड्री सी बनी होती थी ऊंची ऊंची। अगर अभी भी देखने हैं तो राजस्थान में बहुत सारे जीवंत किले, या महाराष्ट्र में बहुत सारे अच्छी खासी स्थिति में किले हैं जहाँ पे फोर्ट्स बनाए गए हैं आसपास में, ताकि कोई भी उनको लांघ के, उनको पार करके अंदर ना आ पाए, ठीक है। यानी कि वो उसकी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं उसकी सुरक्षा को। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीकन, वीकन ऑब्वियसली स्ट्रेंथ का एंटोनिम है। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब मजबूती देना, ये सिनोनिम है। एनहांस, एनहांस मतलब भी बढ़ाना, मजबूती देना। रीइंफोर्स मतलब भी बढ़ाना, मजबूती देना। तो ये तीनों तो हो गए सिनोनिम। ऑप्शन ए वीकन इज एंटोनिम। अब यहाँ पे बोला है कि 4 वर्ड्स दिए गए हैं आपको, ठीक है, और इसमें जो राइटली स्पेल्ड वर्ड है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, डेफिनेटली, डेफिनेटली के स्पेलिंग क्या होते हैं? DEFINITELY, ठीक है, ये होता है इसके स्पेलिंग। अब स्पेलिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेटली लिखा है, यहाँ पे डेफिनेटली लिखा है, यहाँ पे डिफाइनेंटली लिखा है, ठीक है। तो ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाइजीन, हाइजीन का मतलब क्या होता है? हाइजीन होता है कि आप कितना साफ सुथरा, आपकी क्लीनलीनेस कितनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइजीन। तो हाइजीन की स्पेलिंग क्या होते हैं? HYGIENE, ये होते हैं हाइजीन की स्पेलिंग। अब यहाँ पे देखो HYGIENE, ऑप्शन बी में दे रहे हैं ये स्पेलिंग HIG, ये भी गलत है, HYGIENE। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट शवकात मिर्जियोयेव won dash voter approval in Sunday's referendum to rewrite the constitution,
ठीक है, उनको वहाँ पे 90% वोटर्स का अप्रूवल मिला है कि एक रेफरेंडम जारी किया गया था जिसमें उनने मांगा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, जो लोग सहमत हैं वो हाथ उठाएं, ठीक है, या वो इस पिटीशन पे साइन कर दे। तो उसमें उनको 90% लोगों का अप्रूवल मिला है कि जी हाँ, आप बिल्कुल संविधान को दोबारा लिखिए। which the 65-year-old leader claims would not only improve governance and quality of life in the former Soviet Republic, but could also allow him to extend his rule beyond his current dash। बोल रहे हैं कि जिसके बारे में, इस रेफरेंडम के बारे में, जो ये 65-year-old लीडर हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट शावकात हैं, वो 65-year-old हैं। तो उन्होंने ये दावा किया कि इससे हमारी गवर्नेंस इम्प्रूव होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, यानी कि ये पहले सोवियत रिपब्लिक का पार्ट था, ठीक है, या सोवियत रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था, तो अब इसमें इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव होगी। बट कुड ऑल्सो अलाउ हिम टू, और ये उनको भी इतनी पावर देता है कि वो अपना जो रूल है वो एक्सटेंड कर सके उनके करंट, या तो टाइम पीरियड होएगा कि उनके करंट टाइमलाइन से आगे एक्सटेंड करें। जैसे अभी हमारे पास है कि कोई भी एक सरकार है वो 5 साल रहती है, ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दें कि कोई भी एक नई सरकार बनी है वो 15 साल राज करेगी, फिर उनका करंट टाइम ड्यूरेशन चेंज हो गया, एक्सटेंड हो गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। ठीक है, मिस्टर मिर्जियोयेव, अ फॉर्मर लॉयल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिक्टेटर इस्लाम कारिमोव, has gradually opened up the country for social and economic reforms ever since becoming the president in 2016 after his boss's death। अब ये जो भी प्रेसिडेंट है मिस्टर मिर्जियोयेव, ये क्या है, जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और वो डिक्टेटर, प्राइम मिनिस्टर कम डिक्टेटर जो थे इस्लाम कारिमोव, उनके बहुत खास थे, ठीक है, बहुत लॉयल थे, उनके वफादार थे। हैज़ ग्रेजुअली, इन्होंने धीरे धीरे करके पूरा देश जो है वो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए खोल दिया, यानी कि इन्होंने सारे देश में सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए जब से ये 2016 में प्रेसिडेंट बने हैं अपने बॉस की डेथ के बाद। ठीक है, ही क्रैक्ड डैश ऑन फोर्स्ड लेबर इन कॉटन फील्ड्स। अब इन्होंने क्या किया, फोर्स्ड लेबर को कुछ क्रैक किया। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, नेगेटिव में बोल रहे हैं। रिलीज्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स, रिलीज करा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, यानी कि फोर्स्ड लेबर जो कॉटन फील्ड्स में हो रही थी उसको भी उन्होंने हटाया है। ठीक है, तो जब हम हटाने की बात करते हैं तो यहाँ पे मीनिंग बनता है क्रैक्ड डाउन ऑन। ठीक है, ये है एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब है कंट्रोल करना, सप्रेस करना। ठीक है, यानी कि उन्होंने खत्म किया है फोर्स्ड लेबर जो होता था कॉटन फील्ड्स पे, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने रिलीज कर दिया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो होते हैं जैसे जो कि किसी आंदोलन के दौरान बंदी बनाए जाते हैं, ठीक है, किसी आंदोलन को खत्म करने के लिए बंदी बनाए जाते हैं, डिस्पर्स करने के लिए, वो होते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स। रिलैक्स्ड मीडिया सेंसरशिप, मीडिया में सेंसरशिप भी जो थी उसको भी उन्होंने कम कर दिया, रिलैक्स करवा दिया, उसमें भी मतलब छूट कर दे दी कि अच्छा इन चीज़ों पे सेंसरशिप अब नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि पूरी तरीके से हटा दियो। एंड प्रमोटेड विमेंस राइट, और महिलाओं के अधिकारों को इन्होंने प्रमोट करा। वाइल हिज पॉलिसीज एम्ड एट एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स डैश ट्रांसफॉर्मिंग व्हाट वाज वंस अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू बिकमिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन सेंट्रल एशिया। बोल रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसीज हैं उनका मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य जो एम है, वो एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना है। ठीक है, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ही अट्रैक्ट कर सके, जो कि क्या करेगा, जो कि हमें ट्रांसफॉर्म करने में, यानी इनको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा उस इकोनॉमी के तौर पे जो कि किसी टाइम पे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सेंट्रल एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने के एकदम कुछ कदम दूर था। ठीक है, यानी कि पहले इस देश के हालात ऐसे थे, स्थिति ऐसी थी कि ये सेंट्रल एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाला था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हालात हो गए कि वहाँ पे शायद अब नहीं बन पा रहा वो। ठीक है, और अब उन्होंने इतने सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, यानी कि उन्होंने अच्छा काम किया है काफ़ी। The new dash, which describes Uzbekistan as sovereign, democratic, legal, social and secular,
promises a new media code and criminalizes domestic abuse। बोल रहे हैं अब ये जो नया क्या आया है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे चेंज करने की, तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें उज्बेकिस्तान को एक सोवरेन, डेमोक्रेटिक, लीगल और सोशल एंड सेक्युलर कंट्री के तौर पे जिक्र किया गया। जैसे हिंदुस्तान की बात करते तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे रेफर किया जाता है ना, और सोशल और सेक्युलर कंट्री के तौर पे, तो वैसे ही वहां पे भी अब इनको इस तरीके से रेफर किया जा रहा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा प्रोमिसेस। और इसमें वादा किया गया है कि मीडिया कोड, नया मीडिया कोड लेकर आएंगे। कोड मतलब सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस, नए तरीके की मीडिया गाइडलाइंस लेकर आएंगे, और डोमेस्टिक अब्यूज को क्रिमिनलाइज किया जाएगा, यानी कि घरेलू हिंसा अब गैर कानूनी है, यानी कि अपराध के दायरे में आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ चीजें जो उन्होंने वादे करे हैं। अब देखते हैं, उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट शवकत मिरजियोयेव वन डैश वोटर अप्रूवल। अब देखो 90% अगर किसी को वोटर अप्रूवल मिला है तो वो क्या होगा, ब्रूजिंग होगा। ब्रूजिंग मीन्स कि चोट वगैरह या डैमेज करने वाला, हार्मफुल होगा। 90% मिला है, हार्मफुल कैसे हो सकता है। स्ट्रगलिंग, लड़खड़ा रहा है, बड़ी मुश्किल से वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो 90% यार हाफ से भी ज्यादा हो गया, डबल हो गया, नियरली डबल, तो वो स्ट्रगल तो नहीं कर रहे। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग मतलब बड़ा ही कंपेलिंग, जबरदस्त, एकदम शानदार उनको वोटर अप्रूवल मिला है 90% का, तो ऑब्वियसली बात है उनको शानदार वोटर अप्रूवल मिला है, राइट। जबरदस्त 90% का जबरदस्त भारी भरकम वोटर अप्रूवल मिला है। अंडरलाइंग, अंडरलाइंग मतलब बड़ा ही आधारभूत, बेसिक सा, यानी कि अगर 35% वोट्स चाहिए थे तो उनको 36 मिल गए होंगे या 35.5 मिल गए होंगे, ऐसा कुछ, तो आधारभूत नहीं है, ओवरवेलमिंग है, क्योंकि 90% लोगों ने इसमें उनके सपोर्ट में वोट करा है। सेकंड है यहाँ पे आ गया ओवरवेलमिंग वोटर अप्रूवल 90% इन संडेज रेफरेंडम टू रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन which the 65-year-old leader claims would not only improve governance and quality of life in former Soviet Republic but could also allow him to extend his rule beyond his current dash। अब current उनका क्या होगा, मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब होता है कि सस्पेंशन या पॉज, यानी कि उनका जो अभी करंट कार्यकाल था जिसको सस्पेंड कर दिया गया था उससे आगे बढ़ जाएगा, तो सस्पेंड तो नहीं किया गया, वो तो करंटली प्रेसिडेंट है वहां के, राइट। क्लेम, क्लेम मतलब जो उनका दावा था, करंट दावा था उससे आगे बढ़ जाएगा, तो करंट दावा तो नहीं होगा उनका, राइट। टर्म, टर्म मतलब टाइम पीरियड, ड्यूरेशन, जो उनका करंट वोटर मतलब एज अ गवर्नमेंट का पार्ट एक ड्यूरेशन है, वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, हमने पहले ही मैंने आपको बताया था कि टर्म ही एक्सटेंड होने की बात कर रहे होंगे, और किसी चीज की तो हो ही नहीं सकती। नॉर्म, नॉर्म मतलब रूल्स या कि क्राइटेरियन या फिर गाइडलाइंस, तो यहाँ पे गाइडलाइंस की बात भी नहीं हो रही, सी टर्म की बात हो रही है, ठीक है। ही क्रैक्ड डैश ऑन फोर्स लेबर इन कॉटन फील्ड्स, उन्होंने खत्म किया है फोर्स लेबर को कॉटन फील्ड्स की दिशा में, जहां पे कॉटन फील्ड्स में जबरदस्ती लोगों से मजदूरी करवाई जाती थी, उसको उन्होंने खत्म किया है। तो क्रैक्ड अप ऑन नहीं, क्रैक्ड एट ऑन नहीं, क्रैक्ड डाउन ऑन, ये एक फ्रेज है, क्रैक डाउन ऑन, जिसका मतलब होता है खत्म करना, कम करना, ठीक है, सप्रेस करना या फिर कंट्रोल में लाना, ठीक है। While his policies aimed at encouraging entrepreneurship and attracting foreign investments, dash transforming what was once a closed economy, जो investments were transforming, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, जो कि क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं पहले से, ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, आर ट्रांसफॉर्मिंग, हैव बीन ट्रांसफॉर्म मतलब पहले स्टार्ट हो गया है काम और अभी कंटिन्यूएशन में है, कुड बी फ्यूचर में, दैट कुड बी ट्रांसफॉर्मिंग। तो देखो ये सारे ही करेक्ट हैं, लेकिन अगर हम बात करें ये जो पैसेज है इसकी, तो हम बात करें करंट सिनेरियो की, प्रेजेंट टेंस की बात करें, राइट। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, आर ट्रांसफॉर्मिंग, जो अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये क्या कर रहे हैं, ये इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि इनकी इकोनॉमी पहले भी एशिया की, सेंट्रल एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने के करीब थी, ठीक है। सो दीज आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
द न्यू डैश विच डिस्क्राइब्स उज्बेकिस्तान। अब ये न्यू क्या है? डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या होता है कि जैसे डिनायल, रिजेक्शन, मूवीज देखते हैं उसमें पहले एक डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि इस कहानी का किसी भी सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बोल दिया जाता है, या ये किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी सत्य घटना को नहीं दर्शाती है, राइट। यानी कि आपने अपनी उससे जवाबदेही त्याग दी कि ये जो है ये किसी घटना से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हम इस चीज़ की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि कोई व्यक्ति आके बोल दे कि ये किसी घटना से प्रेरित है, ठीक है, हमने पहले ही त्याग दिया है, ठीक। चार्टर। चार्टर मतलब कोड, रूल बुक या फिर नियम, ठीक है, जिनको नियम भी बोला जाता है। तो अब ये नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से नियम, रूल्स या फिर गाइडलाइंस यही है, ठीक है। काउंटर। काउंटर मतलब किसी को किसी के विपक्ष में खड़े हो जाना, ओपोज करना। टीजर। टीजर मतलब कोई प्रीव्यू, कोई ट्रेलर, मूवी के टीजर्स आते हैं ना, वो होता है टीजर। तो यहाँ पे क्या है? ये न्यू चार्टर। चार्टर मतलब कोड। तो ये जो नए कोड हैं जिसमें उज्बेकिस्तान को सोवरेन, डेमोक्रेटिक, लीगल और सोशली सिक्योर कंट्री बताया गया है, ये प्रॉमिस करते हैं नए मीडिया कोड्स के बारे में और डोमेस्टिक अब्यूज को क्रिमिनलाइज करने के बारे में, ठीक है। रीअरेंज करना है। साउथ कोरियन आर्ट स्टूडेंट नो हुयूं सो मे और मे नॉट बी स्टार्विंग टू इन द गैरेट। गैरेट क्या होता है? कोई घर है, उसकी सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, टॉप फ्लोर में जो कमरा है, जैसे एटिस होता है, पुराने ज़माने में ट्रायंगुलर घर होते थे, उनमें एटिस होता था। अब के ज़माने में मॉडर्न घर हैं, ऊपर शायद कोई इकलौता कमरा होगा या सबसे टॉप फ्लोर में कोई कमरे में रहता होगा वो, ठीक है। तो साउथ कोरियन आर्ट का एक स्टूडेंट था, साउथ कोरियन स्टूडेंट है जो कि आर्ट स्टडी कर रहा है, जिसका नाम है नो ह्यूं सो, ठीक है। ये हो भी सकता है भूखा हो, नहीं भी हो सकता है कि अपने कमरे में ये भूखा रह रहा हो, बट ही वॉज हंग्री इनफ to eat a work of art on display at the Leum Museum of Art in Seoul। लेकिन वो इतना भूखा तो ज़रूर था कि उसने एक पीस ऑफ आर्ट वर्क। पीस ऑफ आर्ट क्या होता है? जैसे हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह लगी होती हैं, वो होते पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। पेंटिंग्स नहीं, खाली सिर्फ पेंटिंग्स नहीं होती, और भी लोगों ने बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें, किसी ने कोई मूर्ति बनाई है, किसी ने कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाई है, तो ये सब क्या है? पीस ऑफ आर्ट है, तो आर्ट का वर्क है। इसको खा लिया उन्होंने। अब सोचो ऐसा क्या होगा जो वो खा गए, मतलब पेंटिंग किसी की ऐसे कैसे खा सकते हैं? पेपर इतना बड़ा, केमिकल से भरी पेंटिंग कैसे खा सकते हैं? तो द आर्ट वर्क इन क्वेश्चन वॉज अ बनाना टेप्ड टू अ वॉल। तो जो आर्ट उन्होंने खाई है, जो ये आर्ट वर्क, इतना मास्टरपीस उन्होंने खाया है, वो क्या है? वो केवल एक बनाना है जो कि दीवार के साथ में टेप के साथ में चिपकाया गया था। ये था आर्ट। पार्ट ऑफ एन इंस्टॉलेशन बाय इटालियन आर्टिस्ट मॉरिजियो कैटलन। और ये एक इटालियन आर्टिस्ट है मॉरिजियो कैटलन, उनकी इंस्टॉलेशन का पार्ट था, यानी कि उनके द्वारा एक बनाई गई आर्ट थी जिसको वो की एक लाइसेंस के तौर पे बेचते हैं, ठीक है। यानी कि वो कोई आर्ट ऐसी नहीं है कि आप उसको खरीद बेच सके, वो सिर्फ एक आइडिया है, ठीक है, जिसके लिए लोग लीगली उनसे पैसे देकर उनसे ऑथराइजेशन लेते हैं कि हाँ जी जो हम आर्ट बना रहे हैं वो आपके द्वारा परमिटेड है, ठीक है, यानी कि वो ओरिजिनल आर्ट से इंस्पायर्ड है, ठीक है। अब क्या, कितना बड़ा काम है, आप एक बनाना लो और उसको टेप से चिपका दो दीवार पे, कोई आर्ट है वो? बट उन्होंने ये चीज़ बनाई है, उन्होंने इसका नाम दिया था कमेडियन, और ये पहली बार मियामी आर्ट फेस्टिवल में 2016 के आसपास लगाई गई थी, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया था, और जिस फेस्टिवल में, मियामी आर्ट फेस्टिवल में जहाँ पे लगाई गई थी, पहली दफ़ा वहीं पे एक दूसरे आर्टिस्ट ने उसको खा लिया था, टेप से निकाल के उस बनाना पील को खा लिया था, ठीक है। अभी आर्ट इतनी फेमस हो गई कि अब इसकी डिमांड बढ़ने लगी, अलग अलग म्यूजियम्स पे लोग इसमें को रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सियोल के एक आर्ट म्यूजियम, लियोम म्यूजियम में वहाँ पे रखी होगी, जहाँ पे साउथ कोरियन आर्ट स्टूडेंट नो ह्यून सो ने उसको खा लिया, और उन्होंने ये कहा, His act of damaging a work of art, Noha later said, could also be interpreted as artwork। तो नोहा ने ये तर्क दिया कि इस आर्ट को खाना भी एक आर्टवर्क था मेरा, ठीक है, मतलब मैंने इसको खा लिया, ये मेरी आर्ट थी, तो आप इसको भी अप्रिशिएट करो, ठीक है। यानी कि एक तरीके से वो उस
आर्टिस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई क्या आर्ट है ये, तो अब अगर ये आर्ट है तो मैंने इसको खा लिया, ये भी आर्ट है, अब एक्सेप्ट करो इस चीज़ को, राइट। तो ये उनका कहना था। अब देखो ये पूरा का पूरा पैसेज जो है वो आपको सीक्वेंस में ही लग रहा है ना। देखो साउथ कोरिया के स्टूडेंट हैं, वो हंग्री थे लेकिन शायद स्टार्व नहीं कर रहे थे, मतलब भूख से मरने में नहीं वाले थे, बट इतने ज़रूर भूखे थे कि उन्होंने वो आर्टवर्क खा लिया। अब जो आर्टवर्क उन्होंने खाया वो क्या था, वो एक बनाना था जिसको टेप के साथ में वॉल से चिपकाया गया था और इसको बनाया था इटालियन आर्टिस्ट ने। इसके तर्क में उनने ये कहा कि मैंने उस आर्ट को डैमेज करा है, ये भी मेरी एक आर्ट है, ठीक है, ये उन्होंने कहा। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस में ही लिखा गया है। PQRS इज करेक्ट, PQRS ऑप्शन ए इज करेक्ट। हेल्थ बाय कॉजिंग डिहाइड्रेशन, सनस्ट्रोक एंड इवन हेडेचेस। बोल रहे हेल्थ को डिहाइड्रेशन के जरिए, सनस्ट्रोक के जरिए, सर दर्द के जरिए कुछ किया जा रहा है, यानी कि ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, आगे कुछ और होगा। समर्स कैन बी एक्सट्रीमली हार्श and can take tolls on one's dash। once आगे इनकम्प्लीट है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती हैं और किसी भी सेहत के ऊपर हमला कर सकती हैं, किसी भी सेहत के ऊपर टोल कर सकती हैं। टोल्स वंस, अब देखो टोल वंस हेल्थ बाय कॉजिंग हेडेक, यानी कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, और ये इसके आगे कंटिन्यूएशन में सेकेंड स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसको कंप्लीट कर रही है। इवन हेडेक्स कॉज्ड बाय समर हीट कैन बी क्योर्ड बाय कंज्यूमिंग वाटरमेलन, ठीक है, हेडेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कॉज्ड बाय समर, अब कुछ चीज़ जो है समर हीट के द्वारा जो पैदा होती है वो क्या है, उसको हम क्योर कर सकते हैं, कैसे, उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं कैसे, वाटरमेलन जूस के द्वारा, ठीक है। सो while looking for a remedy we stumbled upon an Instagram page that mentioned that headaches caused by summer heat can be क्योर्ड बाय कंज्यूमिंग वाटरमेलन, यानी कि जब हम समर जो है वो बहुत हार्श हो सकती है और किसी भी हेल्थ के ऊपर डिहाइड्रेशन, सनस्ट्रोक या सरदर्द के जरिए टोल ले सकती है, डिग ले सकती है, ठीक है। तो जब हम इसके बारे में रेमेडी ढूंढ रहे थे तो हम इंस्टाग्राम के एक पेज के ऊपर आके रुक गए जहाँ पे लिखा गया था कि हेडेक्स अगर हो समर के द्वारा, समर हीट की वजह से अगर हेडेक हो तो उनको आप वाटरमेलन जूस पी के ठीक कर सकते हैं। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा लोग वो बने हुए हैं ज्ञानी बाबा कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं भी हो तो वो भी लेकिन फिर भी उसके बारे में, इनफैक्ट यूएसए में एक महिला ने केस कर दिया था किसी ओरिजिनल डॉक्टर के ऊपर, जो सर्टिफाइड डॉक्टर है उसके ऊपर एक महिला ने केस कर दिया था, जो कि डॉक्टर भी नहीं है, जिसका दूर दूर से मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पे ये चीज़ें पढ़ी थी कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। तो जिसका बाद में बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया गया था और बहुत ज़्यादा यूएस गवर्नमेंट के ऊपर भी डिग लिया गया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया कि हम इंटरनेट पे सर्फ कर रहे थे तो हमें इंस्टाग्राम पे एक पेज मिला, और फोर्थ उसमें कि ये बताया गया था कि आप समर हीट के द्वारा हेडेक अगर हो तो उसको वाटरमेलन का जूस पी के ठीक कर सकते हैं। तो QPSR दो बन रहे हैं तो C और A को तो हटा दो, QPRSSR ऑप्शन बी इज करेक्ट। Nearly a decade on, they have changed their minds, believing that the work is too precious to be hidden away। लगभग एक दशक बाद उन्होंने क्या किया, अपना माइंड चेंज कर लिया, यानी कि अपना विचार चेंज कर लिया, और अब वो ये मानते हैं कि ये जो वर्क है, ये जो कार्य है उनका, ये इतना खास है, इतना प्रेशियस है कि इसको छुपा के रखना नहीं चाहिए, ठीक है। इट वॉज बिलीव्ड his family was reluctant to publish the work that was unfinished। ये माना जाता था या ये माना जाता है या था कि उनकी जो फैमिली है, कोई व्यक्ति है, उनकी जो फैमिली है वो इतनी हेजिटेंट थी, इतनी झिझक रही थी कि ये जो उनका वर्क है ये अनफिनिश्ड है और इसको पब्लिश नहीं कराना चाहिए, उस चीज़ का वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। फॉर ईयर्स देयर वर रूमर्स ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट and when Nobel Prize winning Colombian writer died in 2014, बोल रहे कई सालों तक इस बात के रूमर्स थे कि
एक मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलेख मौजूद है, हैंड रिटेड स्क्रिप्ट मौजूद है, जिसको नोबेल प्राइज विनर कोलंबियन राइटर की मौत के बाद से ये रूमर्स उठने लगे थे। ठीक है, द अनाउंसमेंट दैट अ न्यू नॉवल एन अगोस्टो नॉस वेमोस विल सी इच अदर इन ऑगस्ट बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज will be published sometime next year has been greeted with jubilation by readers। बोल रहे हैं कि इस बात का अनाउंसमेंट कि एक नॉवल पब्लिश होने वाली है एन अगोस्टो नॉस वेमोस नाम से, जिसका मतलब है विल सी ईच अदर इन अगस्त, कि हम अगस्त में मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। और इसके राइटर कौन है? गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। ये पब्लिश की जाएगी अगले साल के किसी टाइम पे। इसकी वजह से, इस खबर से लोग जो हैं, रीडर्स जो हैं, वो बहुत खुश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खुशी के मारे मतलब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। जुबिलेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की खुशी महसूस करना। ठीक है, तो उनके जो रीडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी कि एक अनाउंसमेंट की गई कि एक नॉवल पब्लिश किया जाएगा। अब ये नॉवल किसके द्वारा लिखा है? जो राइटर हैं उनके द्वारा। अब उसके आगे की कहानी बताई जा रही है। फॉर ईयर्स देयर वर रूमर्स, के कई सालों तक ये रूमर्स थे कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट मौजूद है, जो कि इनकी राइटर की डेथ के बाद भी मतलब रूमर्स उठना स्टार्ट हुए थे। तो 2014 में ये राइटर की डेथ हो चुकी है और ये कोलंबियन राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद में कि ये माना जाता था कि उनकी फैमिली बहुत रिलक्टेंट थी, बहुत हेजिटेट कर रही थी इस वर्क को पब्लिश करने में, क्योंकि उनके अनुसार ये अनफिनिश्ड था। ठीक है, खत्म नहीं हुआ था नॉवल, अभी वो लिख रहे थे जब उनकी डेथ हो गई। ठीक है, लेकिन अब कई दशकों बाद उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, विचार चेंज कर लिया, क्योंकि उनको लगता है कि ये इतना प्रेशियस है कि हमें इसको लोगों से छुपा के नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 4। अब SRQP, ऑप्शन सी इज करेक्ट। A probe is on to ascertain the reason for the gas leak that claimed 11 lives on Sunday in Ludhiana's Gaspura area। बोल रहे एक जांच पड़ताल तहकीकात जारी है ताकि हम रीजंस फाइंड आउट कर सकें। असर्टेन मतलब फाइंड करना, रीजन फाइंड आउट कर सकें जो लुधियाना के गैसपुरा एरिया में गैस लीक की वजह से धमाका हुआ, जिसमें 11 लोगों की जानें चली गई संडे के दिन पे। ठीक है, इसके ऊपर एक तहकीकात जारी है। One thing, however, appears clear: the leak was precipitated by a chemical reaction in an open sewer। कि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जो लीक हुआ था, गैस लीक हुआ था, ये ओपन सीवर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन से हुआ था। लेकिन अभी तहकीकात जारी है, तहकीकात का फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, बट इनिशियली हमें ये चीज़ पता है कि ओपन सीवर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ था जिसकी वजह से ये धमाका हुआ था। There can be no doubt that culpability for the gas leak must be fixed। बोल रहे इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किस व्यक्तियों ने इसको किया है, ये कार्य किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। यानी कि जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ा जाना चाहिए। जिन्होंने भी जो भी इसके अंदर दोषी पाए जाए उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। The FIR on the incident notes that some people usually get rid of industrial waste by dumping it in sewage lines। बोल रहे जो FIR है उसमें ये बात लिखी गई है कि कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको सीवेज लाइंस में डंप कर देते हैं। ठीक है, अब सीवेज लाइन में डंप किया, हो सकता है एक मेटल जो है दूसरे किसी केमिकल एजेंट के साथ में मिला और फिर गैस लीक हुई और धमाका हो गया, है ना, पॉसिबिलिटी है। तो पहला देखो कि एक तहकीकात जारी है, ये हो गया पहला कि गैसपुरा में एक हादसा हुआ जहां पे 11 लोगों की जान गई जिसके कारण था गैस लीक, और अब उसकी तहकीकात जारी है। ठीक है, दूसरा कि अभी तहकीकात तो जारी है, पर एक बात साफ है कि ये गैस लीक एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ था ओपन सीवर में। ये हो गया सेकंड। थर्ड हो गया कि FIR में भी ये बात कही गई है कि कुछ लोग जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट को सीवेज लाइंस में डंप कर देते हैं। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ कि ऐसा बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि इस मामले में चाहे किसी ने भी डंप किया हो, कुछ लोग चाहे एक लोग, लेकिन हमें जल्द से जल्द दोषी को पकड़ के उसकी कल्पेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो PQSR इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
points towards a continuing divergence in consumption patterns, robust sales at the top end of markets alongside subdued sales at the lower end of the spectrum. बोल रहे हैं कि इशारा करता है जो डाइवर्जेंस है, वेरिएशंस है, उसकी तरफ, कंजम्पशन पैटर्न्स में जो वेरिएशंस है उसकी तरफ इशारा करता है. ठीक है, जहाँ पे एक तरफ तो रोबस्ट सेल मतलब बहुत ही तेज हार्ड सेल्स हो रही हैं टॉप एंड की तरफ, मार्केट के टॉप एंड की तरफ, वहीं सबड्यूड थोड़ी सुस्त सी, ढीली सी, हल्की सी सेल्स हो रही हैं लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, मार्केट के लोअर एंड की तरफ हल्की सेल्स हो रही हैं. In a few weeks from now, the National Statistical Office will release its estimates of economic growth for the fourth quarter, January to March of 2022-23, and its provisional estimate for the full year. बोल रहे अब से कुछ ही हफ्तों में जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के एस्टिमेट्स की रिपोर्ट पेश करेगा. किसके लिए? फोर्थ क्वार्टर के लिए. फोर्थ क्वार्टर कौन सा है? जनवरी से मार्च. और कौन से साल के लिए? 2022-23 के लिए. और इसमें क्या क्या है? इट्स प्रोविजनल, और साथ में अपने जो शुरुआती, प्रोविजनल मतलब होता है कि अभी के लिए तो ये है बट फुल रिपोर्ट आने के बाद में डेटा चेंज हो सकता है. तो अपने जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं, पूरे साल भर के प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं, वो पेश करेगा. अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेक्टर्स सच एज हाउसिंग, ऑटोमोबाइल्स, टू व्हीलर्स, मोबाइल फोन्स एंड द इनकमिंग डेटा. बोल रहे कुछ रेंज उनने बताई सेक्टर्स की, जहां पे हाउसिंग, automobiles, two-wheelers, mobile phones, the incoming data. Or while this will shed greater clarity on how household consumption fared during this period of uncertainty, data on key consumption segments released so far points towards mixed trends in private consumption. बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा बारीकी से ज़्यादा क्लैरिटी देगा हमें इस बात के ऊपर कि हाउस होल्ड्स, घरेलू कंजम्पशन जो है वो कैसे स्थिर रह पाई या अच्छी दर पे रह पाई. हालांकि ये जो पूरा दौर था ये बड़ा ही अनसर्टेन था, फिर भी घरेलू कंजम्पशन जो है वो फेयर इनफ रही, मतलब स्थिर रही. डेटा जो है की कंजम्पशन सेगमेंट्स के ऊपर, की कंजम्पशन जो मुख्य तौर पे लोग कंज्यूम करते हैं चीज़ें, उनके ऊपर जो डेटा है सो फार वो अभी तक ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ट्रेंड जो था वो बड़ा ही मिक्स था प्राइवेट कंजम्पशन में. ठीक है, यानी कि कहीं पे बढ़ोतरी हुई, कहीं पे कमी हुई, कहीं पे स्टेबल रहा, कहीं पे उतार चढ़ाव ज़्यादा रहा. ठीक है, तो मिक्स्ड था पूरा का पूरा रिपोर्ट. तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी हो जाएगी कि थोड़े दिनों में हम एक रिपोर्ट पब्लिश करने वाले हैं. ठीक है, अब इसी रिपोर्ट से क्लैरिटी होगी ज़्यादा कि हाउस होल्ड कंजम्पशन कैसे फेयर्ड रहा. ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड. थर्ड हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट कि कौन कौन सी सेक्टर की रेंज में, इन सेक्टर्स की रेंज में जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स डाइवर्जेंस. ठीक है, थर्ड. और ये कर रहा है, पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स डाइवर्जेंस, फोर्थ. सो QSRP इज द करेक्ट आंसर. Q से 2 स्टार्ट हो रहे हैं, इन दोनों में चेक करते हैं. QSRP, ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के सेशन में इतना ही. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इस सेशन की PDF और एडिटोरियल का ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है. ठीक है, दोनों का ही टेलीग्राम ज्वाइन करने का और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. सो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.